हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आपलं एमपीएससीचं रिव्हिजन चालू आहे. काही इंपॉर्टंट प्रश्न झाले, अजून काही इंपॉर्टेंट प्रश्न बघायचे आहे. इसका सारा कंटेंट मराठी में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. मग पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे. 1874 मध्ये ज्योतिबा फुले यांनी डॅश यांचा विनंतीवरून सत्यशोधक समाजाची शाखा मुंबईमध्ये सुरू केली. तो इसका सही आंसर है कृष्णराव भालेकर. और ये कृष्णराव भालेकर जी वही हैं जिन्होंने एक फेमस वृत्तपत्र शुरू किया था. कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. उस वृत्तपत्र का नाम है दीनबंधु. और जैसे ही दीनबंधु एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर महात्मा ज्योतिबा फुले लगा देते हैं. हालांकि वो सत्यशोधक समाज की जो टीचिंग थी, सत्यशोधक समाज के जो विचार थे, उन्हें ही एक्सपांड करने का काम करते थे. कौन? उस वृत्तपत्र में कृष्णराव भालेकर जी. उस वृत्तपत्र का नाम है दीनबंधु. बट वो शुरू किसने किया था? तो वो कृष्णराव भालेकर जी ने शुरू किया था. और देखिए, इन्हीं के कहने पर मुंबई में एक शाखा, किसकी? सत्यशोधक समाज की शाखा मुंबई में किसने शुरू की? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने शुरू की. आपको पता होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही की थी, जिसमें सोशल रिफॉर्म के लिए टीचिंग दी जाती थी कि आपको स्त्रियों को शिक्षा देना है या फिर केशवपना नहीं कराना है, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह करना चाहिए. ये सारी टीचिंग सत्यशोधक समाज में दी जाती थी. तो इसकी एक शाखा मुंबई में शुरू करवाने का क्रेडिट किससे जाता है? तो वो कृष्णराव भालेकर जी को जाता है. तो इन्होंने वृत्तपत्र कौन सा शुरू किया? दीनबंधु. और इनका पूरा नाम भी मैंने यहां पर लिखा है, कृष्णराव पांडुरंग भालेकर. ये पूरा नाम है इनका, ये भी आपको पता होना चाहिए. एक और इंपॉर्टेंट वृत्तपत्र जो जनरली एग्जाम में आता है, सुधारक, उसके शुरू करने का क्रेडिट किन्हें जाता है या किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किया था गोपाल गणेश आगरकर जी ने. ध्यान रखना, पहले ये टिळक के साथ में थे. जो हमारे टिळक थे, लोकमान्य टिळक, उनके साथ ये थे. बाद में उनके साथ इनका मतभेद हो गया, क्योंकि टिळक ये चाहते थे कि पहले हमें राजनीतिक आजादी चाहिए, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल के फेंकना है भारत से. और इनका, आगरकर जी का ये कहना था कि पहले हमें क्या करना चाहिए? सोशल रिफॉर्म करना चाहिए. इस बात को लेकर दोनों में काफी मतभेद हो गए. और बाद में जो केसरी और मराठा शुरू किया था हमारे टिळक जी ने, उनसे ये फिर हट गए और इन्होंने अपना खुद का वृत्तपत्र शुरू किया और उसका नाम क्या था? सुधारक. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान में होना चाहिए. कृष्णराव भालेकर, इन्होंने शुरू किया था दीनबंधु, और इनकी एडवाइस पर शुरू किया गया क्या? सत्यशोधक समाज इन मुंबई. पुढील व्यक्ती कोणत्या गुप्त संघटनेचा सभासद होतं? महादेव विनायक रानडे, दामोदर भिडे, खंडेराव साठे, बळवंत नातू. तो परमहंस सभा इसका गलत जवाब है. इसका सही आंसर है चाफेकर क्लब. और देखिए, आपको पता होगा 3 चाफेकर बंधु थे, उन्होंने एक क्लब बनाया था. कौन? उन तीनों के नाम आपको मालूम होना चाहिए. दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वसुदेव चाफेकर. इनमें से 2 लोगों ने मिलकर, यानी दामोदर और बालकृष्ण ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? जो उस समय कमिश्नर था पुणे का, रैंड, उसकी हत्या कर दी थी. क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था. किसके प्रति? भारतीय लोगों के प्रति. खासकर उस समय जबकि बहुत ही अकाल महामारी फैली हुई थी पुणे में, और वो भारतीयों को बहुत डैमेज कर रहा था, यानी बेइज्जती कर रहा था. मंदिरों में घुसना, चप्पल पहन के ही घुस गए, देवी देवताओं का कोई सम्मान नहीं करना, भारतीयों को बिना वजह तंग करना. इस वजह से नाराज होकर ये जो दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर जी हैं, डेफिनेटली ये हमारे लिए हीरो हैं, इन दोनों ने हत्या कर दी उस रैंड की. और बाद में इसकी मुखबिरी किसने की कि इन्होंने हत्या की है? तो उनका एक कोई दोस्त था, द्रविड़ करके कुछ उसका नाम था, उसने मुखबिरी कर दी. और जब ये पता चला वासुदेव जी को, तो वासुदेव जी ने फिर क्या की? उस तीसरे व्यक्ति की भी हत्या कर दी. इस तरह से उन तीनों व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी. और ये जो कमिश्नर रैंड की हत्या हुई थी, उसमें इन चारों का नाम भी स्टैब्लिश हुआ था किसी तरह से. इसमें बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई थी. उसमें भी ये महादेव विनायक रानडे जी को फांसी दे दी गई थी, और इन तीनों को भी सजाएं दी गई थी. ये आपको पता होना चाहिए. तो ये चाफेकर क्लब के क्या थे? मेंबर थे. ये गुप्त संगठन था, और ये इंस्पायर्ड था किससे? हमारे जो टिळक थे, उनकी जो राइटिंग थी उससे ये इंस्पायर्ड था. कौन सा? ये ग्रुप. इस ग्रुप का नाम है चाफेकर क्लब. हालांकि ये भी आपको पता होगा, परमहंस सभा, तो ये तो सोशल रिफॉर्म के लिए था, जो गुप्त रूप से बनाई गई थी. उसमें काफी लोग थे, आत्माराम, पांडुरंग, ये सारे लोग इसमें चुपचाप क्या करते थे?
सोशल रिफॉर्म का काम करते थे, जो अस्पृश्यता उसको हटाने की कोशिश करते थे, बट ये भी एक गुप्त संगठन ही कहा जाएगा। बाद में इसकी एक यादी थी, वो यादी गुम गई, और यादी गुमने के बाद इसके जो मेंबर थे वो सारे के सारे भाग गए उसमें से। उसके बाद स्टार क्लब के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ अभिनव भारत के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इसकी स्थापना किसने की थी? हमारे जो वीर दामोदर सावरकर जी हैं, उन्होंने स्थापना की थी। वीर सावरकर जी ने, उनके बड़े भाई थे बाबा राव, वो भी इसमें शामिल थे। और फिर ये बाद में बड़ा संगठन बना, और इसी संगठन के जो सदस्य थे अनंत कान्हेरे और भी 1-2-3 लोग थे, उन्होंने मिलके फिर किसकी हत्या की थी? जो नासिक का कलेक्टर था जैक्सन, उसकी हत्या की थी। तो चाफेकर क्लब इसका सही आंसर आहे। मग पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्रात 19व्या शतकाचा उत्तरार्ध गोविंद बाबाजी जोशी हे उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ते होऊन गेले। त्यांनी स्थापन केलेल्या 1862 मध्ये सहकारी पतपेढीची पायाभरणी केली होती। तो देखिए उन्होंने एक सहकारी पतपेढी स्थापित की थी गोविंद बाबाजी जोशी जी ने, और इसका सही आंसर है वसई एसोसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रवास करते रहते थे, जगह जगह जाते रहते थे और लोगों को समझाया करते थे। तो इनका जो जवळ का संबंध था, बहुत ही निकटतम संबंध था, वो इंदौर संस्थान उस समय था, उससे था, और जो बड़ौदा संस्थान था उससे भी अच्छा संबंध था। इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने काफी जो बुक्स हैं उनको संभाला और उनको रीप्रिंट कराया और पब्लिश कराया लोगों में, जो आज हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो वो गुम हो जाती। तो इसका आंसर है वसई एसोसिएशन। इनकी जो बुक्स हैं वो बुक्स का भी नाम आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्रातील आद्य हिंदू मिशनरी इन्होंने स्थापित की थी। किसने? गोविंद बाबाजी जोशी ने। आद्य हिंदू मिशनरी, भारताचे थोडक्यात सार, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, कभी बैलगाड़ी से तो कभी नाव से, जहां जैसे इन्हें सुविधा मिली इन्होंने पूरे लगभग भारत का भ्रमण किया और अपनी शिक्षाएं दी। आद्य हिंदू मिशनरी भी इन्हें कहा जाता है। इंदूर आणि बडोदा संस्थानाशी जवळचा संबंध होता कोणाचा? गोविंद बाबाजी जोशी यांचा। और इन्होंने ही इस पतपेढी की स्थापना की थी या पायाभरणी की थी वसई एसोसिएशन की। पुढचा प्रश्न बघा, ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी 1818 मध्ये बटिस्ट मिशनरी कॉलेज डॅश येथे स्थापन केलं। सेरामपूर, कोलकाता, मुंबई का मद्रास? मग याचं बरोबर उत्तर आहे कलकत्ता। और ये क्रिश्चियन मिशनरी थी। और देखिए ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया माना जाता है। कौन सा? ये जो कॉलेज है क्रिश्चियन मिशनरी ने बपटिस्ट मिशनरी कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए पहला कॉलेज कौन सा माना जाता है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज माना जाता है, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे सेकंड माना जाता है, सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। ये दूसरा कॉलेज है। पहले तो हमारे यहां पर एजुकेशन सिस्टम कुछ था नहीं, था भी था तो कैसा था? हमारे एंशिएंट तरीके से जो वेद पढ़ाना या फिर हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देना या मदरसे, ये सब चलते थे। जब मुसलमान आ गए तो मदरसे भी चलने लगे। पहले तो हमारे यहाँ पर जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है या और भी जो एंशिएंट ज्ञान है वो पढ़ाया जाता था, बट आधुनिक शिक्षा हमारे पास थी नहीं। तो वो आधुनिक शिक्षा लाने का अगर बहुत सारा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो ब्रिटिशर्स को जाता है। हालांकि बदले में उन्होंने खूब लूटा, हमारी सारी धन संपत्ति लूट के ले गए, बट हाँ आधुनिक शिक्षा भारत में लाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो ब्रिटिशर्स को जाता है। तो उसी में ये मिशनरी थी, बपटिस्ट मिशनरी कॉलेज। इसने ये सेकंड कॉलेज था और ये कहां पर स्थापित किया गया था? सेरामपुर। ये सेरामपुर आपको देखने को मिलेगा बंगाल में, बंगाल में है ये सेरामपुर। पुढचा प्रश्न बघा, 1831 साली मुंबईत स्थापन झालेल्या डॅश हा छापखाना महाराष्ट्रीय व्यक्तीने स्थापन केलेल्या आद्य छापखान्यात गणला जातो। और ये बीच में न्यूज में था, इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। इसका नाम है गणपत कृष्णाजी छापखाना। ये छापखाना है और ये मराठी की, इसने जो बुक पब्लिश की थी, सुनिए इंपॉर्टेंट है ये, मराठीतील पहिले छापील पंचांग प्रकाशित केले। कहां से प्रकाशित हुआ था? यहीं से गणपत कृष्णाजी छापखाना से ही मराठी का पहला छपा हुआ प्रिंटेड पंचांग प्रकाशित हुआ था। ये कई बार एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये आज नहीं तो कल एग्जाम में आएगा। मराठीतील पहिले छापील पंचांग प्रकाशित केले। कहां से प्रकाशित हुआ ये? गणपत कृष्णाजी छापखाना। और ये स्थापित किसने किया था? तो इन्होंने ही शुरू किया था, गणपत कृष्णाजी ने ही ये छापखाना शुरू किया था। और देखिए 16 मार्च 1841 या दिवशी गणपत कृष्णाजी यांनी स्वतः हाताने पंचांग लिहून
काढून ते शिला प्रेसवर छापून प्रकाशित केले होते और 1831 में इसकी स्थापना हुई। बट बाद में इसने और बहुत सारी बुक पब्लिश करना शुरू की, क्योंकि पहले तो इतनी कोई एजुकेशन थी नहीं, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट लेता नहीं था। इंटरेस्ट कैसे लेगा जब हमारा जो शासक वर्ग है वही हमें नहीं समझाएगा या वही इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फिर लोग तो बेचारे, उनकी तो कंडीशन खराब हो चुकी थी। वो सिर्फ अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए थे कि अंग्रेजों का कोई उनके बच्चे संभाल रहा, कोई उनके कार चला रहा, कोई उनके बैल भैंस को संभाल रहा है, ये सब चलता था। तो बहुत बुरी कंडीशन थी। ऐसे समय में इन्होंने कोशिश की गणपत कृष्णा जी ने, और उन्होंने छापखाना स्थापित किया और इससे फिर इन्होंने मराठी की पहली पंचांग, प्रिंटेड पंचांग पब्लिश की, जिसको लोगों ने फिर डेफिनेटली अच्छा उसको प्रतिसाद भी मिला। पुढचा प्रश्न बघा, हिंदू मिशनरी सोसायटीची स्थापना कोणी केली? गंगाधर शास्त्री जांभेकर, गजाननराव वैद्य, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे। मग याचं बरोबर उत्तर आहे गजानन राव वैद्य। इन्होंने हिंदू मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, आपको पता होगा जब क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आई तो उन्होंने जो हिंदू थे उनको, बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली ये आज भी होता है। अनफॉर्चुनेटली, मैं हालांकि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट अगर आप ढंग से एनालिसिस करेंगे, ऑनेस्ट अगर बोलेंगे, तो ये प्रोसेस अभी भी चल रही है, इसी में लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो हिंदू मिशनरी सोसाइटी इसने ये किया कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म में या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनको वापस अपने धर्म में लाया जाए, कि इसमें क्या बुराई है भाई। अगर ठीक है, मान लिया क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, बट हिंदू धर्म में आपको क्या बुराई दिखती है, और बुराई है तो उसको सही करिए ना। यहां से भाग खड़े होना कोई इसका सोल्यूशन है क्या? नहीं। किसी चीज से भागना उसका सोल्यूशन है क्या? सिस्टम में रहकर उसको, सिस्टम को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो गजानन राव वैद्य ने यह स्थापित किया था हिंदू मिशनरी सोसाइटी, और लगभग 121 जो लोग थे उन्होंने वापस से हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। यह आपको ध्यान रखना है। और भी डेटा है, 1917 to 1924 121 कन्वर्ट्स बैक टू हिंदू फोल्ड। वापस से इन्होंने लगभग 121 लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया। इसी वजह से इसे कहा जाता है हिंदू मिशनरी सोसाइटी। तो यह आपको ध्यान रखना है, गजानन राव वैद्य जी का नाम। पुढचे प्रश्न बघा, महत्वाचा इंग्रजी पुस्तकांचे उर्दू मध्ये भाषांतर करण्यासाठी सय्यद अहमद खान यांनी डॅशची स्थापना केली होती? द लँग्वेज सेंटर, द लँग्वेज सोसायटी, द सायंटिफिक सोसायटी, द सायंटिफिक सेंटर। मग याचं बरोबर उत्तर आहे द सायंटिफिक सोसायटी। सर सैयद अहमद खान, इनका नाम आपने सुना होगा। इनका अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उससे संबंध था, और इनका यह मानना था, इन्होंने ये फिलॉसफी दी थी कि सिंस मुसलमानों ने इस देश पर 1000 साल तक राज्य किया है, तो वो वापस से राज्य कर सकते हैं, प्रशासक की भूमिका में आ सकते हैं। कैसे? अगर अच्छा एजुकेशन लेंगे तो कोई आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में जा सकता है, कोई एसडीएम बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, तो वो ये जो एलिट क्लास है इसमें शामिल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो मुसलमानों के एजुकेशन है उसको सुधारने की कोशिश की, और जो अंग्रेजों की पुस्तकें थी, अंग्रेजी पुस्तक थी, उनको उर्दू में भाषांतर किया, और उसके लिए उन्होंने इस सेंटर की स्थापना की, द साइंटिफिक सोसाइटी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। इनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। एमपीएससी में 2-3 बार मैं देख चुका हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है उनके बारे में, 1864 गाजीपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? द साइंटिफिक सोसाइटी की। जय किशन दास, क्लोज हिंदू एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद, सर्व्ड एज सेक्रेटरी। वो शुरू में इसके क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे, यानी सचिव बने थे। कौन? जय किशन दास, जो कि एक क्या थे? हिंदू थे, बट बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे होंगे वो सर सैयद अहमद खान के, इस वजह से उन्हें इसका क्या बना दिया गया था? सचिव, सेक्रेटरी बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर है द सायंटिफिक सोसायटी। पुढचा प्रश्न बघा, डॅश या कलकत्ता मेडिकल कॉलेजचा सेक्रेटरी असणाऱ्या व्यक्तीने परीक्षा आयोजित करण्यासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सल्ला दिला? चार्ल्स वुड, फ्रेडरिक जॉन माउंट, डेविड हरे, विलियम कैरी। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक जॉन माउंट। इसने ये सलाह दी थी, और आपने विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा। एक कमेटी बनी थी, वो इन्हीं के कुछ अंडरशिप में बनी थी, और देखिए उस कमेटी में ये थे फ्रेडरिक जॉन माउंट। इन्होंने ये बोला था कि जो नेटिव लोग हैं यहाँ के, कहां के? भारत के, इन्हें हमें शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अगर इन्हें शिक्षा मिली तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर
राज्य करने के लिए हमें स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए, और अगर उन्हें अंग्रेजी शिक्षा उनके पास नहीं रही तो हम उनका सहयोग कैसे ले पाएंगे। इस वजह से इन्होंने ये सलाह दी थी कि यहाँ की जो नेटिव भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस है, उसमें हमें एजुकेशन देनी होगी ताकि हम इनका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सहयोग ले सके। और देखिए, अंग्रेज तो जरा से थे, मुट्ठी भर थे, और इतने सारे लोगों पर उन्होंने राज्य किया, तो उनके बहुत सारी टेक्निक्स थी, उसमें ये भी एक टेक्निक थी उनकी कि यहाँ के स्थानीय लोगों से ही सहयोग लिया जाए और इन्हीं के खिलाफ इनको उपयोग किया जाए। तो भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ उन्होंने उपयोग किया। पुढचा प्रश्न बघा, पुढील वाक्यात कोणाचे वर्णन केले आहे? ते दुधू मिया म्हणून ओळखले जात, त्यांचा संघटनेचा कौशल्य होतं, त्यांचे मुख्यालय बहादूरपूर येथे होते, जुलै 1857 मध्ये त्यांना अटक केले व अलीपूरच्या तुरुंगात ठेवले, ते 24 सप्टेंबर 1860 रोजी बहादुरपुर येथे मरण पावले। तो इसका सही आंसर है महमूद मुशीन। ये व्यक्ति थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ब्रिटिशर्स का काफी विरोध किया था। ये बंगाल में थे। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम, देखिए बाद में भी यही हुआ, और मेरा ऐसा मानना है अगर पहले ही लोगों को ये समझ में आ जाता तो 200-300 साल तक हम गुलाम नहीं रहते। 200 साल तक तो अंग्रेजों ने ही अकेला गुलाम बना के रखा कि अगर हमने इन ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं किया तो डेफिनेटली इनको भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाद में इसी के कंसेप्ट पे असहयोग आंदोलन आया, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जमींदार है उनको आप कर ना दो, रेवेन्यू ना दो, क्योंकि ये टैक्स किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को जाता है। और लैंड किसका है? भारतीयों का। और टैक्स किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को। ये कौन सी इंसानियत या कौन सी समझदारी हुई? तो इस वजह से महमद मुशीन ने विद्रोह का, जब उन्हें चांस मिला तो 1857 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह में बाद में फिर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया। सिंपल सी बात है। देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ और डेटा है। फराजी मूवमेंट, ये वही फराजी मूवमेंट था जिसमें कि क्या, रेवेन्यू नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है ब्रिटिशर्स को। मिया कॉल्ड अपन हिज फॉलोअर नॉट टू पे रेवेन्यू टू जमींदार, जमींदारों को रेवेन्यू नहीं देना है, ऐसा किसने कहा? ये जो दूधू मिया थे, इन्होंने उनके फॉलोअर को कहा। तो ये ध्यान रखना आपको, बंगाली थे, बंगाल से बिलोंग करते थे। पुढचे प्रश्न बघा, पुढील वाक्यात कोणाचे वर्णन आहे? यांचा जन्म कर्नाटकातील जमखंडी येथे झालं, पुढे ते प्रार्थना समाजाचे एकनिष्ठ सेवक बनले, माझ्या आठवणी व अनुभव या आत्मचरित्रात्मक ग्रंथाचे त्यांनी लेखन केले, यांनी भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न हा प्रबंध लिहिलं। मग याचं उत्तर आहे डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका जन्म तो महू में हुआ था, तो यहां से गलत हो जाता है। यशवंतराव फुले भी नहीं है, ये भी गलत आंसर है इसका। इसका सही आंसर है विट्ठल रामजी शिंदे। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के जमखंडी में, और विट्ठल रामजी शिंदे के ऊपर कई बार प्रश्न पहले भी आ चुका है और इन पे प्रश्न आते रहते हैं। ये प्रोमिनेंट जो दलित लीडर होते या सुधारक होते वो थे। ये खुद कौन सी फैमिली से थे? तो ये खुद माली फैमिली से थे और मराठा फैमिली से थे, बट इन्होंने दलितों के लिए काम करने की कोशिश की और उसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली। आज तक हम इतिहास में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। उस समय टॉप कॉलेज था इंडिया का फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, फर्ग्यूसन कॉलेज से। तो समझिए कि उनकी समझ काफी अच्छी थी। और बाबा साहेब अंबेडकर के बाद यानी उनके साथ में ही थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट फिगर था दलितों का तो वो विट्ठल रामजी शिंदे ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। पुढचा प्रश्न बघा, अण्णाभाऊ साठे यांची डॅश ही कादंबरी सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचा जीवनावर आधारित आहे। तो इसका सही आंसर है अग्निदिव्य। और इनकी ये जो फकीरा है ये भी अण्णाभाऊ साठे इन्हीं की कादंबरी है, इन्हीं की राइटिंग है, और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अवार्ड भी प्रदान किया था, ध्यान रखना। बट अण्णाभाऊ साठे ये क्या थे? एक दलित थे। इनका जन्म किसमें? जो दलित कम्युनिटी उसमें हुआ था, और जो लेखन इन्होंने किया वो दलितों के लिए किया। बाद में जो हमारा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हुई थी, जब गुजरात से हम अलग हुए, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अण्णाभाऊ साठे जी ने। और इनकी प्रसिद्ध कादंबरी फकीरा भी एग्जाम में आ चुकी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सी कादंबरी है अण्णाभाऊ साठे जी जिन्हें की जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया था। याद रखना, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही आंसर है अग्निदिव्य। ये किस पर आधारित थी? सर सेनापति प्रतापराव गुजर, इनके जीवन पर आधारित एक कादंबरी थी।
और इसमें काफी योगदान उनका भी है, प्रबोधनकार ठाकरे जी, जिन्हें कोदंड कहा जाता है, उनका भी इसमें योगदान है, क्योंकि अण्णाभाऊ साठे को काफी मदद की थी प्रबोधनकार ठाकरे जी ने, जो जिनके सुपुत्र रहे हैं कौन, आपको पता होगा, श्री बाला साहब ठाकरे जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए, इनका जन्म हुआ था वाटेगांव सांगली में, और ये अंबेडकरवादी थे, दलित राइटर थे। इन पे कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, और अक्सर आता रहता, अण्णाभाऊ साठे जी, इन पर अक्सर प्रश्न आता रहता। देखिए, सोशल रिफॉर्मर पे कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेगा। एक उसमें से पक्का सत्यशोधक समाज या महात्मा ज्योतिबा फुले पे होता है, एक प्रश्न उस पे होता है, और दूसरे ये जो बाकी लोग होते हैं इनके ऊपर होता है। अंबेडकर जी पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है, तो उनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा आपको पढ़ के जाना है। तो इसका सही आंसर है अग्निदिव्य। पुढचा प्रश्न बघा, खालील वर्णनावरून योग्य पर्याय निवडा। त्यांचा जन्म पैठण मध्ये झालं। पैठण कहां पर है? ये औरंगाबाद में है। श्री जनार्दन स्वामीचे ते शिष्य होते, त्यांची काळजी त्यांचे आजोबा चक्रपाणी यांनी घेतली। यांचा भारुड रचना आणि गवळणी प्रसिद्ध आहे। भारुड तो आज भी हमारे महाराष्ट्र में गाई जाती है, गवळनी और भारुड। गवळनी यानी क्या, ये भी मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं उनमें जो गवळनी होती है, यानी जो माखन ले लेके जाती हैं, फिर कृष्ण भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं, उन सबका इसमें वर्णन मिलता है गवळनी में। तो गवळनी और भारुड की रचना किन्होंने की? वैसे तो बहुत लोगों ने की, पर खासकर अगर देखा जाए तो वो एकनाथ महाराज जी, संत एकनाथ। और संत एकनाथ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और उन्होंने जब सुसाइड कर लिया तो उनकी काळजी डेफिनेटली उनके जो आजोबा थे चक्रपाणी उन्होंने की, और वो जो ब्राह्मण वर्ग था उनकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। किन्हें? जो संत एकनाथ महाराज जी थे, उनके पेरेंट्स को, मम्मी पापा दोनों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इनका जन्म कहां पे हुआ था? पैठण में। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए, जो 3-4 संत है उसमें 1-2 के नाम यहां पर मैंने लिखे भी है, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, या फिर चक्रधर स्वामी। ये जितने भी भक्ति संप्रदाय से जो संबंधित संत हैं उनके ऊपर एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, और आप उनको गिनती पे गिन सकते हो, तो उनका डेटा आपको ध्यान करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, 1919चा कायद्याने जेव्हा अस्पृश्यांचे 2 प्रतिनिधी कायदे मंडळात नेमण्याची तरतूद झाली, तेव्हा डॅश आणि डॅश या दोघांची नियुक्ती केली गेली होती। तो आपने सुना होगा 1919 में सुधार हुए थे, रिफॉर्म्स। देखिए, 2 रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो 1909 का और एक कौन सा? 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और कौन सा एक और है? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। ये दोनों रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है हर साल। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1919 का जब रिफॉर्म हुआ था उसमें यह डिसाइड हुआ था कि क्या करना है, कम से कम 2 जो दलित लोग हैं या अस्पृश्य लोग हैं उन्हें कायदे मंडल में क्या मिलनी चाहिए? जगह मिलनी चाहिए। कायदे मंडल में जगह यानी जो वायसराय काउंसिल थी या गवर्नर जनरल जिसे बोला जाता था, उसकी काउंसिल, उसका मंत्रिमंडल था, उसने नियुक्त करके रखा था। अभी हमारे यहां पर मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल वो काम करता है। तो उस समय तो चुनाव वगैरह होता नहीं था। ब्रिटिशर्स जिसको बोल देते थे कि भाई हाँ इनको क्या करिए, ये गवर्नर है या वायसराय है, और उसके साथ में जो मंत्रिमंडल है वो काम करता था। तो उसमें फिर उन्होंने ये किया, फूट डालो और शासन करो के तहत, कि कुछ मुसलमानों को भी रखना शुरू कर दिया, कंपलसरी बना दिया कि 4 पोस्ट किसके लिए होगी? मुस्लिम कैंडिडेट के लिए होगी, 2 पोस्ट किसके लिए होगी? दलितों के लिए होगी, कुछ क्रिश्चियनों के लिए होगी, कुछ सिखों के लिए होगी। इस तरह से उन्हें बांट दिया। तो इसमें 2 वो कौन लोग थे जिनकी नियुक्ति की गई थी 1919 में? तो इसका सही आंसर है गवई व कालीचरण नंदा गौड़ी। ये 2 लोगों को नियुक्त किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1919 का पूरा जो रिफॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, 1909 का भी रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। भारतीय अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार आणि जनतेची दयनीय स्थिती यांचे चित्रण व्ही को ओक यांचा 1872 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कादंबरीतून दिसून येते। तो इसका सही आंसर है शिरस्तेदार। शिरस्तेदार में उन्होंने बड़ा जिक्र किया है कि भारत में कैसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने एक कादंबरी लिखी। और देखिए इनके बारे में और भी मैं बता देता हूं, मराठीतली पहिली लघु कादंबरी
ये होती कौन सी, ये जो शिरस्तेदार है, ये मराठी में पहली लघु कादंबरी। और बाद में फिर जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये बंदा रिवॉल्यूशन कर सकता है, लोगों को भड़का सकता है अपनी राइटिंग से, अपनी लिखावट से, या लोगों के बीच अपने विचार फैला सकता है, तो उन्होंने फिर इनके ऊपर एक्शन लिया, इन्हें परेशान करना शुरू किया। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो ओक साहब थे, इन्होंने फिर बाल जो साहित्य होता वो लिखना शुरू किया, और ज्यादातर फिर उन्होंने जो बच्चों से संबंधित रचनाएं होती वही की। 1881 मध्ये बालबोध नावाचे लहान मुलांसाठी असलेले मासिक शुरू केले। इन्होंने ये शुरू की थी मासिक पत्रिका बालबोध। ये अगर परीक्षा में आ जाए, बालबोध ये मासिक पत्रिका किसने शुरू की, तो ये शुरू की थी वी को ओक ने। ध्यान रखना आपको। और देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी ही होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मेरी फिलॉसफी रही है, 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके देखे हुए होते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो आपने कभी नहीं देखे। वो जानबूझ के पीएससी ऐसे क्वेश्चन डालता है, उनके ऊपर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। क्योंकि देखिए वो 10 क्वेश्चन है तो वो तो बनेंगे तो आपसे बन जाएगा, ना बनेगा तो नहीं बनेगा। और वो 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए, बट 90 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि डिफिकल्ट अगर गलत है तो बहुत लोगों का गलत हुआ, उससे आपकी रैंक बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी। बट हाँ, अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी रैंक गिर जाती है, क्योंकि बाकी लोग उसी इजी क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो आपकी रैंक गिरनी फिर स्वाभाविक है। तो इसके लिए आपको इजी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। शिरस्तेदार ये क्या थी, मराठीतली पहिली लघु कादंबरी, बालबोध मासिक पत्रिका इन्होंने शुरू की। किसने, ओक साहब ने। अमीर अब्दुल रहमान ये भी शुरू किया इन्होंने। इतिहास तरंगिणी, गद्य रत्नावली, ये सब इन्हीं की राइटिंग है। किसकी, वी को ओक की। पुढचा प्रश्न बघा, विजोड व्यक्ती ओळखा। नवाब सैयद मोहम्मद, नवाब मोहसिन उल मुल्क, अब्बास एस तैयब जी, जस्टिस तैयब जी। तो इसका सही आंसर है नवाब मोहसिन उल मुल्क। अब इसमें ये विजोड़ क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। और ये जो मैं आपको बोलता हूं ना 10% डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक उन्हीं में से ये क्वेश्चन को मैं मानता हूं, क्योंकि इतना सारा डिटेल आपको पता रहे इसकी संभावना कम ही होती है, वो किसी को भी पता नहीं रहता। नवाब सैयद मोहम्मद ये कांग्रेस से संबंधित थे, ये भी कांग्रेस से संबंधित थे, ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। बट ये जो थे नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये किससे संबंधित था, तो ये व्यक्ति संबंधित था मुस्लिम लीग से, जिसने बाद में क्या किया, इसी मुस्लिम लीग ने भारत का पार्टीशन किया, विभाजन किया और पाकिस्तान बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, या बोलेंगे सबसे मेन भूमिका जिन्ना और मुस्लिम लीग की थी। तो नवाब मोहसिन उल मुल्क किससे संबंधित था, मुस्लिम लीग से। और ये जो व्यक्ति थे नवाब सैयद मोहम्मद और ये तीनों, ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे कांग्रेस से। तो ये इसलिए विजोड़ हो जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए। पुढचा प्रश्न बघा, धार्मिक सलोखा राखावा म्हणून नाशिक मधील क्रांतिकारांनी 1906 मध्ये डॅश जयंती साजरी केली। कबीर, मेजिनी, आदिल शाह, अकबर। तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर की जयंती 1906 में इन्होंने साजरा की थी, जो क्रांतिकारी थे। और मेरा ऐसा मानना है इसमें जो क्रांतिकारी रहे होंगे वो अभिनव भारत जो संस्था थी उसी के क्रांतिकारी रहे होंगे। अभिनव भारत वही जिसमें हमारे वीर सावरकर जी थे, बाबा राव थे, अनंत कान्हेरे जी थे, और भी थे जिन्होंने नासिक का जो कलेक्टर है उसकी हत्या की थी, और भी बहुत क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन्होंने शुरू की थी। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही संगठन है जिसने की अकबर की जयंती साजरा की थी, सेलिब्रेट की थी। क्यों, ताकि जो हिंदू मुसलमान है उनमें एकता बनी रहे, ये ना उन्हें लगे कि हम तो बिल्कुल अलग है, यही सब कुछ कर रहे हैं और हमें तो बिल्कुल साइड कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। पुढचा प्रश्न बघा, अलेक्झांडर डफ याने 1830 मध्ये कलकत्ता येथे डॅशची स्थापना केली। तो इसका सही आंसर है स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। अलेक्जेंडर डफ ये व्यक्ति स्कॉटलैंड से आया हुआ था, ये क्रिश्चियन था और ये चाहता था कि भारत में एक तो क्रिश्चियनिटी फैले और दूसरा जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इसने 1830 में किसकी स्थापना की थी, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में सिखाया जाता था और जो लोकल माध्यम था उसमें भी सिखाया जाता था। बट एटलीस्ट लोगों को इंट्रोड्यूस तो की आधुनिक शिक्षा। किसने इंट्रोड्यूस की, अलेक्जेंडर डफ ने 1830 में। पहले भी ये हो चुका था, बट ये एक स्कॉटिश मिशनरी थी जिसको लेके आया था कौन, अलेक्जेंडर डफ। पुढे बघा, अस्पृश्यांना मानवी हक्क मिळावे यासाठी लढणाऱ्या डॅश यांनी 1903 मध्ये सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज आणि 1907 मध्ये चोखा मेळा मुलीची साला सुरू केली।
तो चोखा मेला मुलीची साला किसने शुरू की थी? तो वो थे किसन फागोजी बनसोड़े। और ये बहुत ही जो कास्ट थी जो खराब मानी जाती थी, यानी सो कॉल्ड खराब मानते थे लोग, निचली कास्ट मानते थे, हम तो किसी को नहीं मानते कि कौन ऊंचे कौन नीचे। तो उसमें इन्होंने ये महार जाति में इनका जन्म हुआ था, महार जाति में। और बच्चियों की शिक्षा के लिए और लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की थी 1903 में। और चोखा मेला मुलीची साला भी इन्होंने शुरू की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चोखा मेला मुलीची शाला कहां पर शुरू की गई थी, किसके द्वारा? किसन फागुजी बनसोड़े जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी आप बताएंगे तो अच्छी बात है। पुढचा प्रश्न बघा, 1866 मध्ये दादाभाई नौरोजीने ईस्ट इंडिया असोसिएशनची स्थापना लंडन येथे स्थापन केली होती। 1869 मध्ये तिची मुंबई शाळा स्थापन केली। मुंबई शाखेचे अध्यक्ष कोण होते? तो इसका सही आंसर है भाऊदाजी लाड। ये भाऊदाजी लाड बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक लेबोरेटरी की भी इन्होंने स्थापना की थी, ये कॉलेज में सिखाते थे, यानी टीचर थे, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और डिटेल में हम भाऊदाजी लाड के ऊपर बात कर सकते हैं, बट वीडियो बड़ा होता जा रहा है, सिंस हम रिवीजन देख रहे हैं तो फटाफट और आगे निकलते हैं। इंग्रज महादजी यांचा सालबाईची तह होऊन पहिले इंग्रज मराठे युद्धाची समाप्ती झाली। या तहात खालीलपैकी कोणत्या तरतुदी होत्या? आपको पता होगा अंग्रेज मराठा युद्ध हुए हैं, और पहले अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों को यह लगा था कि हम इनको हरा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मराठा उस समय काफी पावरफुल हो चुके थे, पहले से ही वो पावरफुल थे। जब औरंगजेब था तभी से छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप में काफी पावरफुल हो चुके थे हम लोग। तो उसमें पेशवा वगैरह भी आ चुके थे तब तक। तो इस युद्ध में अंग्रेजों को ये मुगालता था कि हम किसको हरा देंगे? मराठाओं को हरा देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेजों की हार हुई। और देखिए उसके बाद में जो निर्णय हुए वो ये हुए, इंग्रजानी रघुनाथ राव वास आश्रय देऊ नहीं, फूट पड़ गई थी। ये जो रघुनाथ राव जी हैं ये जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे। इस वजह से जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि आप ये रघुनाथ राव जी जो व्यक्ति हैं इन्हें क्या करना है, आपको इनकी मदत नहीं करनी। पुरंदरच्या तहानंतर इंग्रजांनी घेतलेल्या मराठ्यांचा प्रदेश परत करावा। डेफिनेटली अंग्रेजों ने बहुत सारा क्षेत्र ले लिया था। कुछ दिन तक मराठा देखते रहे कि भाई ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझदारी से समझ जाएंगे, ब्रिटिशर्स पर समझे नहीं, और अंत में फिर क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। फिर देखिए वसई मराठ्यांकडे तर शाष्टी भड़ोच व अन्य लहान बेटे इंग्रजांकडे राहतील, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट में ये गलत है, मराठ्यांनी इंग्रज शिवाय अन्य सत्ता बरोबर संबंध ठेवावेत, ऐसा नहीं है। ये इसमें डिसाइड हुआ था कि जो मराठे हैं वो अंग्रेजों के सिवा जो पोर्तुगीज है या दूसरे फ्रांसीसी हैं उनमें से किसी के भी साथ संबंध नहीं रखेंगे, सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही संबंध रखेंगे। मराठा साम्राज्य पे तो खैर क्वेश्चन आता ही है, तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी ABC करेक्ट है, बाकी का गलत है। ये जो चौथा वाला है ये गलत है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।